इसरो तो है ही है, इसरो के सेंटर तो है ही है, लेकिन इसमें साइंस भी जुड़ती है। तो साइंस इंस्टीट्यूशन हमारे पास बहुत सारे देश में करीब 8-10 साइंस इंस्टीट्यूशन हैं, हम उनको भी लेके आते हैं। हमको रिकवरी करनी है, तो हम हमारा साथ नेवी देगी। अच्छा। और नेवी हमको हेल्प करती है, तो हम नेवी को भी इंटीग्रेट करते हैं। हमको कहीं हेलीकॉप्टर चाहिए तो एयरफोर्स भी इंटीग्रेट होती है। नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही खास शख्सियत के साथ बात कर रहे हैं जो विज्ञान की दुनिया के महान साइंटिस्ट हैं, पद्मश्री विजेता और इसरो के सैटेलाइट सेंटर के पूर्व डायरेक्टर श्री डॉक्टर प्रेम शंकर गोयल सर। सो वेलकम टू द शो सर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका जोधपुर में। आप आए 3 दिन की अपनी यात्रा के लिए और हमारी खुशनसीबी है कि हम आपके साथ एक वीडियो बना पा रहे हैं। तो सर, इसरो में आपने काम किया, कैसे ये यात्रा शुरू हुई सर आपकी, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? और इंस्पिरेशन जैसा कुछ नहीं था। मेरी यात्रा कुछ अजीब सी है इन द सेंस के हर एक कदम पर नया कदम मिलता गया। अच्छा। मैंने MBM इंजीनियरिंग की थी, MBM से यहाँ पर 1968 में जोधपुर से आपने ME की थी। अच्छा। और उसके बाद में मैं ME करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, और वहाँ भी हमारे 6 क्लासमेट थे हम लोग MBM से ही। और ME करने के बाद, उस समय करने के पहले ही एडवर्टाइजमेंट आया था इसरो से। ME जिन्होंने किए उनके लिए फील्ड इज इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, तो अप्लाई किया और सिलेक्शन हो गया। तो जैसे ही मैंने ME का वाइवा दिया, अगले दिन ही ट्रेन पकड़ करके इसरो चले गए। मेरे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पहले से सोच कर रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। और जब मैं गया तो मुझे कहा गया कि आप सैटेलाइट सिस्टम डिवीज़न में एम्प्लॉयड होंगे। तो हमारा उस समय का जो परसेप्शन था, बहुत ज़्यादा उस समय TV वगैरह नहीं थे, इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं था कि हम समझ सके कि कहाँ क्या हो रहा है। इतना मालूम था कि इसरो में रॉकेट्स बनाएंगे। तो जब मुझे सैटेलाइट सिस्टम्स के लिए कहा गया तो मुझे एकदम से लगा कि ये सैटेलाइट क्या होता है। ओके। तो वो एक सरप्राइज जरूर था शुरू में, और लगा कि हम रॉकेट नहीं बना रहे हैं, तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, थोड़ा सा वैसा लगा। लेकिन जब हमने सैटेलाइट सिस्टम डिवीज़न हमारी थी, वो बहुत छोटी सी थी, मैं 7th इंजीनियर था उसमें। ओके। तो मुझे कहा गया कि आप सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम पे काम करो, और हमारे पास कोई ऐसा गाइडेंस नहीं थी। बस ये है कि हमको पढ़ना है, सीखना है, और जो हमारा पढ़ाई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, वो बेसिक कंट्रोल सिस्टम्स पर थी, पर सैटेलाइट के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं था। अच्छा। तो सब कुछ जो आगे हुआ, और ये खाली मेरे साथ नहीं है, हमारी पूरी सैटेलाइट जो टीम थी उन सबके साथ ऐसा ही था। अच्छा। हमारे साथ लोग जुड़ते गए। 1970 में जब हमने ME की थी और मैंने 17 अगस्त 1970 को सैटेलाइट सिस्टम ज्वाइन की थी, तो उस समय जैसे मैंने कहा, मैं 7वां साइंटिस्ट था, लेकिन उसके बाद में अगले 6 महीने में हम करीब 25 लोग हो गए थे। और सबके साथ ऐसा ही था कि किसी को सैटेलाइट का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो 7-6 महीने में करीब 25 लोग आप हो गए, और सब नए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के जानने के सोर्सेज नहीं थे उस टाइम में। ज़्यादा किताबें होती थी, सिर्फ बस किताबें होती थी, या टीचर्स जो प्रोफेसर्स हैं उनसे जो नहीं, टीचर्स प्रोफेसर का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि मैंने कहा ना, ME में तो कुछ था ही नहीं। अच्छा। और वहाँ जा कर के जो भी कुछ सीखा वो लाइब्रेरी से सीखा। और हमारे जो डिवीज़न हेड थे प्रोफेसर UR राव, वो बेसिकली फिजिक्स में एस्ट्रोनॉमी एक सब्जेक्ट है, उसमें उन्होंने रिसर्च की थी, और उन्होंने सैटेलाइट के लिए अमेरिका में पेलोड भी बनाए थे। अमेरिका में तो वो खाली एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सैटेलाइट को करीब से देखा था।
अच्छा, बाकी उसके अलावा किसी ने भी सैटेलाइट कभी देखे नहीं थे। देखा नहीं। आ, केवल किताबों से पढ़कर क्या होता है। हम्म, और आ, पहले सबसे पहले ये था कि भाई हम लोग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बना रहे हैं, ओके, और उसकी जो कैपेसिटी थी वो 40 किलो 40 kg लो अर्थ ऑर्बिट, जो करीब 400 किलोमीटर का ऑर्बिट था, उसमें था। तो उसके लिए हमको सैटेलाइट बनाना था। तो बेसिकली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए बनाना था, जबकि साधारणतः उल्टा होता है। अच्छा, सैटेलाइट होता है उसको लॉन्च करने के लिए लॉन्च व्हीकल होता है, अच्छा, लेकिन जो हमने अपनी यात्रा शुरू करी वो उल्टी करी। अब लॉन्च व्हीकल जो है वो काफ़ी मुश्किल टेक्नोलॉजी है। तो उसमें जो काम चल रहा था वो सॉलिड रॉकेट मोटर का डिज़ाइन था, जिसको हम SLV-3 बाद में नाम दिया। और उसकी जो छोटी छोटी रॉकेट्स हैं उनसे वो काम चल रहा था। तो जब मैं ज्वाइन करा तो उस समय वहाँ पर एक RH-75, मतलब उसका जो डायमीटर है वो केवल 75 मिलीमीटर, फिर RH-200, फिर RH-300, तो इनकी टेस्टिंग चल रही थी। तो ये रोहिणी सैटेलाइट थे, ऊपर जाते थे और नीचे आ जाते थे, लंच वाले ये जो रॉकेट ओके, थे। और इन रॉकेट में कई बार साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी करते थे कि जैसे एटमॉस्फेयर की स्टडी करनी है तो उसमें एक पेलोड रख दिया, वहाँ पे खुल जाएगा, वहाँ से डेटा लेगा, वो टेलीमीटर। तो इस प्रकार का काम चल रहा था। इसी बीच 1972 में रशिया के प्रेसिडेंट ने विजिट किया, फरवरी 1972 में। जी, प्रोफेसर साराभाई की उस समय मृत्यु हो चुकी थी। वो अच्छा, दिसंबर 30 71 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उस समय कार्यकारी चेयरमैन के रूप में प्रोफेसर MGK मेनन थे। और रशिया के प्रेसिडेंट ने मैडम इंदिरा गांधी, जो हमारी प्रेसिडेंट, नो सॉरी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री थी, उनको ये प्रपोजल दिया कि हालांकि इसकी बात बहुत दिन पहले चल रही थी कि एक ज्वाइंट प्रोग्राम हो जिसमें हम ज्वाइंटली सैटेलाइट बनाएं और उसको रशिया से लॉन्च करें। तो वो प्रोजेक्ट समझ लीजिए आप करीब फरवरी 1972 में आया। अच्छा, और उसके साथ ही ये डिसाइड किया गया, उसका नाम शुरू में ISSP था, इंडो सोवियत सैटेलाइट प्रोजेक्ट। अच्छा, तो उसके साथ में डिसाइड किया गया कि इस प्रोजेक्ट को हम बेंगलोर में मूव करेंगे। उसके कई कारण थे कि बेंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी एडवांस था, टाइम के हिसाब इन साइंस थी, वहाँ पर HAL है तो स्ट्रक्चर वगैरह के लिए मैकेनिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी, फैब्रिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा सेंटर था उस समय। तो इन सबको ध्यान रख कर के लिए इस प्रोजेक्ट को हम बेंगलोर, तो इस प्रोजेक्ट के साथ ही त्रिवेंद्रम से हमारी पूरी डिवीजन वो बेंगलोर शिफ्ट हो गई। और तब तक हमारी थोड़ी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी। लेकिन जो रियल काम हुआ उस समय वो इस सैटेलाइट पर हुआ। और करीब 2.5 साल बाद 19 अप्रैल 1975 को हमने वो आर्यभट्टा बना करके टेस्ट करके सोवियत लॉन्च व्हीकल से छोड़ा। तो ये एक आज के जमाने से कहो तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन उस समय उस दौर के जब हिसाब 1970s की बात कर रहे हैं तो उस समय हमारे यहाँ पिन भी बाहर से आती थी। जी, कुछ भी नहीं सिंपल बनता था यहाँ। कुछ भी नहीं बनता था। तो उसके दृष्टिकोण से देखें तो एक बहुत बड़ा जंप था। और ये जंप केवल सैटेलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, ये जंप था एक कॉन्फिडेंस देने के लिए देश को कि हम लोग कुछ बड़ा काम भी कर सकते हैं। और यदि हम इसका पैरेलल देखें तो दूसरा जो पैरेलल आता है वो आता है जो पोखरण 1 था 1974 में। तो ये पोखरण 1 और आर्यभट्टा ये एक दो ऐसी इवेंट हैं जिसने देश को एक कॉन्फिडेंस दिया कि हम एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड हम कर सकते हैं।
तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था, और बाद में जो भी काम हुए हैं बड़े बड़े, इंक्लूडिंग जो आईटी इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन हुआ है, तो एक साइंटिफिक कम्युनिटी में जो कॉन्फिडेंस है वो इन दो इवेंट्स का बहुत बड़ा रहा। जी, थैंक और यू। उसके बाद में फिर वो अलग जर्नी हो गई। तो मेरा ऐसा कुछ एम्बिशन, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, अपॉर्चुनिटी मिली और किया। अपॉर्चुनिटी कैन बी इंस्पायर अस सम टाइम, मे बी। देखिए ऐसा है, इंस्पिरेशन तो यही था कि उस समय मेरे पास और भी पॉसिबिलिटीज थी। मेरे पास जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुझे लेक्चरशिप की अपॉर्चुनिटी थी। मेरे पास शायद 2 एडमिशन आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए अमेरिका में थे, लेकिन उस सबको देख कर लगा हुआ कि हाँ, रॉकेट में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको एक इंस्पिरेशन कह सकते हैं कि भाई, लेकिन मुझे लगा उसके सबसे पीछे जो कारण रहा होगा वो ये कहा कि ये देश के लिए एक नई एक्टिविटी थी। मैंने बताया ना कि हमें उस समय स्पेस के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, लेकिन हाँ, कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, और जो मिला, तो जो मैं आज हाइंडसाइट देखता हूँ 60 साल पहले, तो लगा कि हाँ, वो बिल्कुल सही निर्णय था। तो सर, आपकी शुरुआत इसरो से हुई, आपने बताया एज एन काम आपने वहाँ किया, लेकिन बचपन की अगर थोड़ा आपकी अगर पर्सनल लाइफ पे जाएं, बचपन कैसा रहा, फैमिली का बैकग्राउंड वगैरह किस तरह से, पेरेंट्स से सपोर्ट रहा, और कहाँ पढ़ाई हुई, कहाँ जन्म हुआ वगैरह, उसके बारे में सर कुछ बताइए। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद ज़िले में वहाँ से आया। हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था 5वीं तक, 5वीं तक। और उसके बाद में 6ठी, 7वीं, 8वीं एक करीब 10 किलोमीटर गांव, दूसरा गांव, बड़ा पास गांव, वाला जो गांव जो होते थे। करीब 10 किलोमीटर। जी। और चूंकि 10 किलोमीटर था तो उस समय सड़क तो थी नहीं, सड़कें थी नहीं। पैदल जाना होता था। तो वहाँ पर एक छोटा हॉस्टल था जिसमें हमारे जैसे गांव के ही करीब मेरे ख्याल से 12 या 15 लड़के रहते थे। और वहाँ उसको हॉस्टल आज के हिसाब से नहीं है, आप समझ लीजिए कि एक 4 कमरे का घर है जिसमें एक किचन भी है। और आज वो अजीब सा लगेगा कि हम लोग जो आटा और दाल है वो बैलगाड़ी से हमारे गांव से आता था। अच्छा। और वहाँ पर हम लोग ही बच्चे खुद ही बनाते थे आप सारा? नहीं, हमारे साथ एक बनाने वाली थी, हम उसको ताई बोलते थे। अच्छा। तो खाना वो बनाती थी, क्योंकि कैंटीन वगैरह तो आई गेस उस टाइम तो नहीं थे, नहीं, कुछ कोई सुविधा ऐसे साधन तो नहीं थे। बस ये है कि सवेरे खाना बना दिया और शाम को खाना दिया, वो ताई करती थी। और हमने कभी चाय या कॉफ़ी ऐसा कुछ होता नहीं था। अच्छा। तो सवेरे शाम, और कमरे में जैसे 4 खाटे हैं, 4 तो खाटे, वही खाट के दोस्त नीचे एक और ट्रंक है और उसके ऊपर एक लालटेन है। ओके। तो उससे हमने 6वीं, 7वीं, 8वीं की। 8वीं पास करके जब मैं आया, हम लोग 5 भाई और 2 बहनें थे और मैं सबसे छोटा हूँ। आप सबसे छोटे हैं भाई बहनों में से? तो ये एडवांटेज जरूर है। अच्छा। तो जब मैं 8वीं पास करके आया तो उस समय मेरे जो सबसे बड़े से नंबर 2 के जो भाई थे, उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी एक सर्विस लगी थी जोधपुर में। अच्छा, जोधपुर में। हाँ, तो जैसे ही मैं आया मई के महीने में एग्ज़ाम दे करके, तो वो बोले कि प्रेम चला मेरे साथ, और पिताजी की तरफ देखा, उन्होंने हाँ कर दी। बोले भी नहीं, कहा ठीक है। तो मैं उनके साथ चला आया। तो भाभी ने वही प्यार दिया जो एक बच्चों को देते हैं 2 बच्चों के साथ। कौन से साल की बात है सर आप जोधपुर आए जब? हाँ, ये 57 में मैंने एडमिशन लिया था, जो गांव था सैयद नगली, और 60 में मैंने 8th क्लास की थी। तो 1960 मई या जून में मैं जोधपुर आया।
60s में 1960 ऑलमोस्ट 63 इयर्स बैक। 6 years back। तो यहाँ आने के बाद में थोड़ा उस समय भाषा का भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ मारवाड़ी मारवाड़ी बोलते हैं सर हम। तो लेकिन कोई बात नहीं, वो भैया ने फिर जैसे स्कूल खुले तो मेरा वहाँ पर यूपी में रिजल्ट नहीं आया था। अच्छा। तो पास में सर प्रताप स्कूल था, तो भैया ने कहा कि ये पास में यहाँ एडमिशन दे देते हैं। तो एडमिशन के लिए गए तो वहाँ एक साइंस टीचर थे, गोपाल चंद्र जी माथुर, जीसी माथुर। ओके। तो उन्होंने करीब आधे घंटे तक इंटरव्यू लिया, क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, वो सब किया। और फिर उसके बेसिस पे उन्होंने प्रोविजनल एडमिशन दे दिया। तो मेरा सर्टिफिकेट बाद में आया, जो मेरे पिताजी ने भेजा बाद में। तो फिर 9th 10th 11th मैंने सर प्रताप स्कूल से की, जोधपुर से। और उसके बाद फिर एडमिशन हो गया बी में, अपने आप ही वो मार्क्स के बेसिस पर। तो बी कर ली। तो मैं एमबीएम को इसलिए याद कर रहा हूँ, आपको याद होगा मैंने अपने बात में कहा था कि एमबीएम, हाँ, कि एमबीएम मेरे लिए सब कुछ है। इसलिए है यदि एमबीएम नहीं होता तो मैं कहीं भी इंजीनियरिंग पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकता था। अच्छा। और उसमें ये भी है कि एमबीएम में भी हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलती थी 75 रुपये महीने की, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट था। क्या फीस थी उस टाइम उस कॉलेज की, मतलब एक साल की? याद नहीं है, पर होता है कि मेरे ख्याल से 20-25 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं रही होगी। अच्छा। तो अब ये समझ लीजिए कि जहाँ तक मुझे ध्यान है, मेरे भैया की सैलरी इससे जस्ट दुगनी रही होगी। अच्छा। तो उस हिसाब से देखो तो इट वाज बिग अमाउंट, बिग सपोर्ट। तो और वो राजस्थान गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप थी, उसमें यही कंडीशन थी कि आप यदि फर्स्ट क्लास आते रहोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। तो करीब करीब आपने बताया 25 रुपये महीने की जो फीस थी, यानी 300 रुपये साल के, तो 900 रुपये साल के, 900 रुपये, 75 रुपये महीना, 75 रुपये महीना। ओके, मुझे लगा 25 रुपये। नहीं। तो इसलिए तो वो एक स्कॉलरशिप की वजह से जो है आपके लिए एमबीएम बहुत विशेष है। हाँ, एमबीएम को हो, राजस्थान गवर्नमेंट को, या जो भी कहो, उस समय का सिस्टम का हो, तो वो बेस रहा। तो आज जो भी मैं बना बाद में एमबीएम से इस आईएससी से इसरो, और बाकी जो भी कुछ मिला है वो इसरो का है। इसरो में नए नए प्रोजेक्ट, एक से दूसरा अधिक कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा डिफिकल्ट, ज़्यादा मुश्किल। और ये जो श्रृंखला है, ये जो 1970 में शुरू हुई थी, SLV 3 से शुरू हुई थी, और जो 72 में आर्यभट्ट आया, उसके बाद भास्कर उससे मुश्किल था। उसके बाद में एप्पल 3 एक्सिस सैटेलाइट था, जो सिंक्रोनस ऑर्बिट में एरियन में गया। फिर IRS जो हमने अगेन रशियन लॉन्च से बनाया, लेकिन IRS हमारा घर का सैटेलाइट था, उसमें इमेज लेना था, जो मोर और लेस बेस्ट इन द वर्ल्ड था, IRS-1A सैटेलाइट। और फिर हमने IRS-1C बनाया, जो वर्ल्ड्स में भी सबसे बेस्ट था। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, ये एक के बाद एक। तो ये मेरी जो कहानी है वो इसरो से अलग नहीं है। बस ये कि इसरो चैलेंज लेता गया, और हमारी टीम, तो कंट्रोल सिस्टम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और भी पूरी टीम, जो सैटेलाइट सेंटर जो हमने 7 लोगों से शुरू किया 1970 में, वो करीब इनसेट 2 करने के बाद में, तो समझ लीजिए 92 में हम लोग करीब 2000 लोग हो गए थे। तो इतना बड़ा सेंटर हो गया था। हमारा जो सेंटर बना, इसरो सैटेलाइट सेंटर, वो 1 जनवरी 1975 में बना, लेकिन उसकी जो ग्रोथ थी वो कंटिन्यूसली रही। तो कहा देश भी बढ़ता रहा सैटेलाइट के क्षेत्र में, और हम भी बढ़ते रहे उस हिसाब से मैन पावर भी बढ़ती रही, इंजीनियर्स भी बढ़ते रहे, और जाकर के हम सन 92-93 के बाद में एक करीब स्टेबलाइज हो गए। आज भी उस हमारे सेंटर की, जिसका प्रोफेसर युवा राव के नाम पर रखा उनकी मृत्यु के बाद,
करीब 5 साल पहले URSC कर दिया, यूरोराव सैटेलाइट सेंटर। उसकी स्ट्रेंथ करीब 2500 है। करीब 2,500 साइंटिस्ट आज। साइंटिस्ट नहीं, वो सब मिलाकर साइंटिस्ट होगा करीब 800 इंजीनियर, साइंटिस्ट और दूसरे भी जो डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ, बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ भी रहता है, इंजीनियर से नीचे टेक्नीशियंस भी रहते हैं, वर्कशॉप भी है, तो सबको मिलाकर करीब, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है, सपोर्ट स्टाफ भी है, तो सब मिलाकर करीब 2,500 है। अच्छा। तो ये उसके बाद में 97 में मुझे इसका डायरेक्टर बनाया गया। तो 97 से 2005 करीब में 8 साल आप जो हैं के डायरेक्टर रहे। तो सर, वो पहले के जो टाइम आपने स्पेंड किया अपना करियर का जो इसरो में था, और ये जो 8 साल आप डायरेक्टर रहे, क्या इसमें डिफरेंस था सर आपके लिए? क्या चैलेंजेस ज़्यादा थे? क्योंकि जब पद बड़ा होता है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। देखिए, एक शब्द है अंग्रेजी में इवोल्यूशन। हम इवॉल्व होते रहते हैं, और वो इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन में भी रहता है और पर्सन में भी रहता है। बिल्कुल सर। ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक कहावत है कि जिसने इवॉल्व होना बंद कर दिया उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। बिल्कुल सर। ये व्यक्ति के लिए भी है और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। तो अब जैसे मैंने कहा, आपने कहा कि मैंने क्या किया, हम साइंटिफिक दृष्टि से जब मैंने टेक ओवर किया उस समय हम लोग दुनिया के सबसे अच्छे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बना रहे थे। अच्छा। दुनिया के बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन सैटेलाइट बना रहे थे, और काफी अच्छे साइंस मिशन भी हमने दिए थे। जब मैंने टेक ओवर किया तो उसमें सबसे बड़ा जो एक बदलाव जो आया वो ये था कि हमको इस कैपेबिलिटी को आगे पूरे देश में कैसे बढ़ाएं, इसको एक्सपांड करना था, एक्सपांड कराएं, इंडस्ट्री में कैसे जाएं। दूसरे, हमारी जो बहुत सारी प्रैक्टिस थी वो इनवर्ड थी। अब जैसे आप देख लीजिए कि क्वालिटी एश्योरेंस, कि हम अच्छी क्वालिटी बनाएं, क्योंकि स्पेस में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। हमने अपने आप में तो अच्छी क्वालिटी बनाई, लेकिन उसका स्प्रेड कभी देश में नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि किसी इंडस्ट्री ने हमसे सीखा हो कि हम क्वालिटी कैसे करें। अच्छा। जबकि हमने खुद क्वालिटी कल्चर वो नासा से लिया था, तो हमको लगा कि जो हम कर रहे हैं हम उसको कैसे बाहर स्प्रेड करें। दूसरे, हमारी जो कैपेसिटी थी जब मैंने टेक ओवर किया, हम कर समझ लीजिए 2.5 साल में या 3 साल में एक सैटेलाइट बनाते थे। अच्छा। तो हमने कहा कि हमको कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, हमको 4 या 5 सैटेलाइट बनाने हैं एक साल में। एक साल में? और यदि हम ये बनाएंगे तो ही हम अपने आप से नहीं बना सकते। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को 2,500 से 10,000 करके वो करेक्ट मॉडल नहीं है, क्योंकि हमको एक स्प्रेड करना है टेक्नोलॉजी को, क्वालिटी और स्पेस को। हाँ, तो हमको जो हमारा सिस्टम्स हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, उसको इंडस्ट्री से बनवा करके और इंटीग्रेट करना है। तो हमने एक डायरेक्शन को चेंज करा कि हमारे पास कैपेबिलिटी थी, हम उस कैपेबिलिटी को कैपेसिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तो जो मेरा जो ज़्यादातर एफर्ट रहा वो कैपेबिलिटी को कैपेसिटी कन्वर्ट करने में ज़्यादा रहा। दूसरा, कुछ नए नए एरिया भी हमने लिए, जैसे हमने समुद्र ओशन को ऑब्जर्वेशन में हमने ज़्यादा काम नहीं किया था उस समय। तो मेरे समय में जब मैं डायरेक्टर था तो हमने ओशन सेट बनाया, ओशन सेट 1। तो ओशन में हमको जानकारी मिल सके उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी है, अलग सेंसर्स हैं, तो वो बनाए। तो एक हमने उसको ऐड किया डायमेंशन को, जो समुद्र के अंदर की जानकारी दे सके। समुद्र के अंदर भी और ज़्यादातर सरफेस। हमें समुद्र के सरफेस से बहुत सारी जानकारी मिलती है जो शिप रूटिंग के काम आती है, जो वेदर से कनेक्ट करती है। तो यदि समुद्र को आप समझते हैं तो आप वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे लिंकेज हैं, तो जो ओशन सेट है उसने वो प्रोवाइड किया। तो इसको आप कह सकते हैं एक तरह से हमने उसको साइंस को भी एक्सपेंड किया और हमारी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया। तो वो मेरा मेन पर्पस था। अब जैसे एक
और उदाहरण है साराभाई, डॉक्टर साराभाई जो हमारे इंस्पिरेशन है। हम कभी भी कोई भी लेक्चर देते हैं तो साराभाई के एक कोटेशन से देते हैं जो उन्होंने 1967 में यूएन में दिया था। और उसको यदि मैं हिंदी में कहूँ तो साफ साफ मतलब ये है कि हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हम दूसरे ग्रहों पर जाएं। हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। हम ये क्योंकि वो यूएन में जस्टिफाई कर रहे थे 1967 में, जो हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ था इकोनॉमिकली, तो उन्होंने कहा था कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको देश के गरीबों के लिए, मैन एंड सोसाइटी के लिए हम यदि नहीं करेंगे तो हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो उनका जो फोकस था वो मैन एंड सोसाइटी था। और उन्होंने साफ कहा था कि हमारा एक्सप्लोरेशन का, स्पेस एक्सप्लोरेशन कोई या ग्रहों पे जाने का कोई हमारा पर्पस नहीं है। अब जब हम 98, 99 की बात करते हैं तो 30 साल बाद हम इवॉल्व हो गए हैं। जो साराभाई ने हमको मैंडेट दी थी वो हमने अचीव कर ली थी। तो अब हमको उस मैंडेट को एक्सपेंड करना था। टेक्नोलॉजी टाइम के साथ ऑलरेडी इवोल्यूशन चल रहा था, तो ये इवोल्यूशन का हिस्सा है। तो हमारे डॉक्टर कस्तूरीरंगन उसमें चेयरमैन थे, तो वो यही हमने डिबेट करी काफी दिनों तक कि हमको चंद्रयान करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर हमने काफी सोच समझ के बाद यही निष्कर्ष निकाला कि यदि साराभाई आज जिंदा होते तो वो भी ये कहते कि भाई आगे बढ़ो। और इसी कारण हमने चंद्रयान 1 की शुरुआत करी। तो ये मैंने बताया ना कि जो इवोल्यूशन जो हमारा हिस्सा है, और मैं मानता हूँ कि आप देखिए आज की तारीख में आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मिलेंगे जो समाप्त हो गए। जैसे एक उदाहरण है, मैं किसी को वर्ड नहीं कर रहा हूँ जी। एक इंडस्ट्री थी हमारे पास बेंगलोर में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज 1960s में जब हमने पास किया तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती थी। 60s में ओके। हम लोग टेलीफोन इक्विपमेंट जो बनाते थे वो बाहर भी बेचते थे। अच्छा। और कंट्री में तो सारे बनते ही थे, लेकिन वो इवॉल्व नहीं हो पाए। और बाद में जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स आने लगी तो वो हम सारे इंपोर्ट करने लगे। और आज आपने कभी सुना है ITI का नाम, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री? वो तो उसका तो नहीं सुना था। वो इसलिए नहीं सुना कि आज वो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाए। तो जो इवॉल्व होना बंद हो जाता है उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। यदि आज हम इसरो में आज भी हमने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा ना आपको, 67 से शुरू की और हम अभी भी रेलेवेंट हैं। हम रेलेवेंट इसलिए हैं कि हम अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं। तो ये इवोल्यूशन प्रोसेस है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैं उस प्रोसेस का हिस्सा रहा हर दिशा में। जहाँ तक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, मैं उसका एक कंटिन्यूसली हिस्सा रहा। तो वो मेरा अचीवमेंट भी है और मेरा सेटिस्फैक्शन भी है। सर, आपने अभी बताया कि चंद्रयान 1, आप चंद्रयान के वक्त काम कर रहे थे, चंद्रयान आपने शुरू किया। अभी हाल ही में हमारे देश ने जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, उसके बारे में आपकी क्या लगता है कि किस तरह से ये देश को अब बेनिफिट मिलेंगे और किस तरह से इसरो जो है तरक्की कर रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, चंद्रयान 3 से किस तरह के फायदे देश को मिलेंगे? स्पेस एक्सप्लोरेशन में दो अलग अलग हिस्से हैं। एक है कैपेबिलिटी और दूसरा है उस कैपेबिलिटी से हमको क्या मिलेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमें सबसे पहले जब हम कैपेबिलिटी बनाते हैं तो वो कैपेबिलिटी केवल कुछ लोगों की नहीं होती है, पूरे देश की होती है। और उस देश में हम केवल देश को ही नहीं जोड़ते हैं, हम एक एटमॉस्फेयर पैदा करते हैं जिसको मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो सिस्टम इंजीनियरिंग। ओके। जैसे हमने एक कैपेबिलिटी बनाई है इसरो में कि हम एक दूसरे से जुड़कर, एक सेंटर त्रिवेंद्रम में है, एक सेंटर बेंगलोर में है, एक अहमदाबाद में है, एक श्रीकोटा में है, तिरुपति में तो 3 सेंटर हैं। हम एक बड़ी कोहेरेंटली इनको इंटीग्रेट कर पाते हैं।
सबको जोड़ना और हर किसी भी काम के लिए ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, इसका इस पे वो एक जो कोऑर्डिनेशन है वो इसरो की स्ट्रेंथ है। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ और जगह नहीं है। अब जब हम चंद्रयान की बात करते हैं तो चंद्रयान में केवल इसरो नहीं है। अच्छा, चंद्रयान में बहुत ज्यादा है। इसरो तो है ही है, इसरो के सेंटर तो है ही है, लेकिन इसमें साइंस भी जुड़ती है। तो साइंस इंस्टीट्यूशन हमारे पास बहुत सारे देश में करीब 8-10 साइंस इंस्टीट्यूशन है, हम उनको भी लेके आते हैं। हमको रिकवरी करनी है तो हम हमारा साथ नेवी देगी। अच्छा, और नेवी हमको हेल्प करती है तो हम नेवी को भी इंटीग्रेट करते हैं। हमको कहीं हेलीकॉप्टर चाहिए तो एयरफोर्स भी इंटीग्रेट होती है। तो एक तो थोड़ी बात यह है कि जो सिस्टम इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट है, उदाहरण के लिए पुराने जमाने में जब लड़ाई होती थी, वार होती थी, तो वो मेनली आर्टिलरी टू आर्टिलरी और आर्मी टू आर्मी होती थी। आज के टाइम पर जो हमने वार का जो कॉन्सेप्ट है उसमें केवल आर्मी नहीं है, केवल एयरफोर्स नहीं है, केवल नेवी नहीं है, बल्कि तीनों भी एक साथ नहीं है। इसके अलावा आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग उसका हिस्सा है। इसके अलावा आपको और टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, जो टेक्नोलॉजी तो सब में है, लेकिन अलग अलग उसके फील्ड है टेक्नोलॉजी के, मैं ये कह रहा हूँ। और अलग इन्वॉल्व है। जो आदमी आर्मी का है वो नेसेसरली नहीं है कि वो साइबर सिक्योरिटी को समझता हो, या वो जो आदमी आर्मी का है वो जरूर नहीं है कि वो हम सैटेलाइट से क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सबको मिला के जो है एक चीज बनती है, फिर उससे जो है। हाँ, तो जो मिशन लाइक चंद्रयान ये एक्चुअली बहुत ही डाइवर्स लोगों को, डाइवर्स फील्ड्स को इंटीग्रेट करता है, और उसको इंटीग्रेट कर पाना एक सबसे बड़ी सफलता है। दूसरा जो है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी बात है कि ये भी बात मैंने थोड़ा सा समझाई थी उस लेक्चर में, एमबीएम में, कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसकी जो एक्यूरेसी है। मैं लॉन्च व्हीकल लॉन्च करता हूँ सैटेलाइट को, तो मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन में एक्यूरेसी चाहिए, और उसको हम एक्यूरेसी बहुत चाहिए, उसको हम बोलते भी हैं। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा, कुछ लोग ये शब्द बोलते हैं रॉकेट साइंस। डॉक्टर नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के, वो भी कई बार यूज करते हैं। रॉकेट साइंस का क्या मतलब है? रॉकेट साइंस का ये मतलब है कि आपके जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत प्रिसीजन चाहिए। अब हम सैटेलाइट लॉन्च करने से जब हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारी प्रिसीजन में उससे भी एक या दो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इंप्रूवमेंट। एक ऑर्डर का मतलब 10 गुना बेहतर, 10 गुना बेहतर, एक ऑर्डर मैग्नीट्यूड। 2 ऑर्डर मैग्नीट्यूड 100 गुना बेहतर। तो हमको उसको और भी इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, और वो हम कर पा रहे हैं एज ए कंट्री, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो इसको ना इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट बोलते हैं, इसमें एक्सेलेरोमीटर होता है, डायरो होता है, और इन चीज़ों को लेकर के इंटीग्रेट करके एक हम सिस्टम बनाते हैं, वो हमारा अपना है, और उसमें हम उतनी एक्यूरेसी ला पाए हैं। और दूसरे हमारे पास दूसरे इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन के लिए या अपडेट करने के लिए, चाहे वो लेसर फाइंडर, रेंज फाइंडर हो, चाहे अल्टीट्यूड मीटर हो, उन सबको एक साथ करना करके फिर जो है ये बनाया जाता है। देन फिर इसको लॉन्च, तो इट बिकम्स वेरी, मतलब वो टेक्निकल ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं उसको शब्दों को अवॉइड कर रहा हूँ। हाँ, नहीं वो तो ऑब्वियसली। तो चंद्रयान 3 तो सर काफी सक्सेसफुल रहा, और बहुत देश जो है आगे बढ़ रहा है, उसके लिए बहुत प्रोग्रेस कर रहा है कि स्पेस साइंस भी जो है बहुत ग्रो कर रहा है। तो आप जब चंद्रयान की जब आपने बोला फर्स्ट, आप जब बात कर रहे थे 90s के दौर में, तो उसमें और इसमें अब टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है, ऑब्वियसली बहुत फर्क आया है। हमारी टेक्नोलॉजी में फर्क आया है। हमारे जो यंग इंजीनियर्स हैं वो फैंटास्टिक, दे आर डूइंग सच ए गुड जॉब। अब मैं ज्यादातर इसलिए बात नहीं करता हूँ कि ये आज का जो चंद्रयान 3 है, ये मेरे जनरेशन के लोगों की देन नहीं है। हमने तो थॉट प्रोसेस दिया है, ये आज के जो यंग इंजीनियर्स हैं ये कर रहे हैं। ये इज वेरी प्लीजिंग, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, युवा के लिए मुझे खाली एक ही बात कहनी है कि आप होनहार हैं, आप एनेबल्ड हैं, मेनी रेस्पेक्ट। आपको सब कुछ आपके मोबाइल में या आपके टैबलेट में मिल जाता है।
लेकिन जो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आप बदलती परिस्थिति में अनसर्टेनिटी को टैकल करने के लिए तैयार हैं। हमेशा लाइफ में कुछ इवॉल्विंग रहती है, टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग रहती है। जो आज है यदि आप उस पर टिके रहेंगे तो 5 साल बाद ऑब्सोलेट हो जाएंगे। तो कभी भी आप अपने आप को अपडेट करना ना भूलें, अपडेट रहना चाहिए। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक साइंटिस्ट सबसे पहले, साइंटिस्ट बनने से पहले एक स्टूडेंट है। जो अच्छा स्टूडेंट नहीं है लाइफ के लिए, वो अच्छा साइंटिस्ट नहीं बन सकता। और जरूरी नहीं कि आप साइंटिस्ट बने, सब साइंटिस्ट बनना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी भी फील्ड में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, आप किसी भी प्रोडक्ट में है, हर चीज में आपको बेहतर बनाना है, आपको अपना इम्प्रिंट छोड़ना है और उसके लिए इवॉल्व करना है अपने आप को। मेरे डिक्शनरी में ये शब्द के हम लोग ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे इंजीनियर बना रहे हैं जो एम्प्लॉयबल नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाते रहना है। हर व्यक्ति, हर इंजीनियर जो 10 लाख 12 लाख इंजीनियर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो 12 के 12 लाख एम्प्लॉयबल हैं, बशर्ते कि वो अपने आप को कंटिन्यूसली सीखने की आदत डालें। इस तरह कहना। थैंक यू सो मच सर, आप आए जोधपुर में। आपका 3 दिन का यात्रा बहुत अच्छी रही, आपके साथ 3 दिन मैंने बिताए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। और उम्मीद है हम जल्दी और मिलेंगे। और युवाओं के लिए आपने इतना अच्छा मैसेज दिया है, जो आगे भविष्य में जो भी अपना परस्यू करते हैं इसमें, स्पेस में या किसी भी फील्ड में, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है सर। तो अनेक अनेक धन्यवाद सर, Thank अपने you. देश के लिए और इतना कुछ किया सर। थैंक यू।